नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हुंकार की शुरुआत हो चुकी है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में जिस बात की सबसे खतरनाक डर वाली स्थिति थी, आशंका थी, जिसके जहन में वो सवाल बार बार गूंज रहा था, आज उसकी धमक दिख गई। आज वो हो गया। यूक्रेन के शहर खार्किव पर रूसी बमबारी में आज एक भारतीय की मौत हो गई। उस भारतीय सपने का अंत हो गया। 4 साल पहले कर्नाटक के हावेरी जिले के रहने वाले नवीन शेखरप्पा मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे। आज रूस की बमबारी में 21 साल के नवीन की मौत हो गई। सुबह 8 बजे के करीब ही जब नवीन खाना लाने के लिए बाहर पहुंचे, उसी वक्त सेंट्रल स्क्वायर पर हमला हुआ और उसी हमले की चपेट में आ गए। चिंता की बात यह है कि अभी भी करीब 10,000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। 10,000। सिर्फ खार्किव में 6,000 के करीब भारतीय मौजूद है। उनको कब भारत लाया जाएगा, इस बात की चिंता पूरे देश को है, सरकार को है। और यही वजह है कि तमाम अधिकारियों को और मंत्रियों को बार बार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन गंगा, ये मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख करते हैं और कुछ उनके साथ लोग भी मौजूद हैं। प्रणय, देखिए, मेरे साथ मैं इस समय लीव स्टेशन के बाहर हूं और अभी अब से कुछ घंटे पहले ये बच्चे खार्किव से ही आए हैं। इनमें से कई बच्चे वो हैं जो नवीन को पर्सनली भी जानते थे, जिनके पड़ोस में, जिनके हॉस्टल के साथ में या जिनके रूम्स के साथ में उनके रूम थे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अंजुम है। जो नवीन है, मैं उसको जानता हूँ। वो हॉस्टल में फर्स्ट ईयर से मेरे साथ रहता था। और सर बेसिकली क्या है कि वो अच्छा स्टूडेंट था। और क्या है कि वो अभी जहाँ पे मैं रहता था, बंकर में छुपा था, जस्ट मेरे 1 किलोमीटर दूर वहाँ पे जाके वो छुपा हुआ था। तो खाने की क्राइसिस की वजह से वो बाहर निकला और वो एटीबी मार्केट है, लाइन में लगा। और वो क्या कि अभी इतनी फाइटिंग चल रही है वहाँ पे, इतनी बम्बार्डिंग हो रही है कि उस वजह से कि बाई चांस उसको लग गया हो। लेकिन ये बहुत दुखद मामला है कि उसको सर बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है अभी खार्किव का, कि सेंटर भी बर्बाद कर दिया, पूरा बर्बाद हो गया है। आप लोग कब वहां से निकले थे, कैसे आए हैं? ये जर्नी सर ऐसी रही। बेसिकली हम लोगों को कुछ प्रायर नोटिफिकेशन मिला नहीं था। कंडीशन धीरे धीरे वर्स होती गई। फिर हमें लगा कि शायद अब हम लोग को हेल्प नहीं मिलने वाला है। और जैसा सबको जानते हैं कि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तो हेल्प आपको कहीं से नहीं आने वाला होता है। तो हम लोगों ने सोचा अपनी जान जोखिम में डाल करके खुद से ही हम लोग खार्किव से जैसे तैसे करके हम लोग ट्रेन में बोर्ड किए और ट्रेन हम लोग लिविव अभी पहुँच चुके हैं। कितना घंटा लगा आपको ट्रेन में? हमको 18 घंटा लगा है। वो भी मतलब डिफिकल्टी, they were not allowing us, they were not allowing any foreigners, they were giving preference to Ukrainians. अभी भी बहुत सारे आपके दोस्त जो हैं वो वहाँ पर बंकर्स में हैं। हाँ, काफ़ी फ्रेंड्स बंकर में है। पर आज जो नोटिस मिला है उसके बाद वो लोग रश करके निकले हैं। और स्टेशन पे इतना रश है कि वो लोग मारपीट भी हो रहा है। आज मेरे एक फ्रेंड को, सीनियर फ्रेंड को, आज काफ़ी पिटाई किया है वहाँ के लोकल पुलिस वालों ने। और सब बता रहे हैं कि सर मर में से खून निकल रहा है। वो लोग उसी हालत में आज ट्रेन चढ़े हैं। अभी थोड़ी देर पहले का बात है कि अभी तो हम लोग सेफ हो गए हैं क्योंकि हम लोग लिविव आ गए हैं। यहाँ से हम लोग हंगरी बॉर्डर या कहीं और जाने वाले हैं। बात उनकी है जो अभी भी खार्किव में या कहीं और फंसे हुए हैं। वहाँ 2,000-4,000 स्टूडेंट है, उनके साथ क्या होना है ये हम लोग नहीं जानते। तो उनके लिए इवैक्यूएशन प्रोसेस के लिए क्या एम्बेसी को करना चाहिए, तो सरकार को इस बारे में ज़रूर से ज़रूर सोचनी चाहिए। हम तो सेफ हो गए हैं, बाकी लोगों का ज़रूर सरकार को सोचनी चाहिए। मतलब आपके जो दोस्त फंसे हुए हैं उनके लिए लग रहा है कि अब जल्दी से जल्दी सरकार को कदम उठाना चाहिए ताकि वो बच्चे भी यहाँ आ सकें। जी बिल्कुल। हाँ जी, थोड़ा एम्बेसी में भी इजीनेस, जो बॉर्डर है बॉर्डर में भी थोड़ा इजीनेस रहना चाहिए। बाकी एम्बेसडर से बात करके कि हम लोगों को भी पता है कि रश बहुत ज़्यादा है, पर वहाँ पे जो लोग लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट हो रहा है, जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ के जो लोकल हैं वो लोग मारपीट कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग क्योंकि 8-8 घंटे 10-10 घंटे बॉर्डर पे खड़े हैं और अभी तक हम लोगों को कंफर्म नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है। जैसे हम लोग जाने वाले हैं, अभी तक हम लोग को एम्बेसी से कोई हेल्प नहीं आया है। जो भी किया है हम लोगों ने खुद से किया है। तो हम लोग का ये एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग जब वहाँ पहुंचे तो वो अच्छे से हम लोग को रिस्पॉन्स करें। सब लोगों ने रजिस्टर कर रखा था, अपने नंबर शेयर कर रखे। बिल्कुल, सारे फॉर्म्स हम भर रखे हैं, सारे बॉर्डर्स के फॉर्म में हम लोगों ने रजिस्टर करके रखा हुआ है। बस यही डर है कि हम लोग वहाँ पहुंचे और वहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता है, भगदड़ मच जाती है, तो हम लोगों के साथ क्या होगा, यही डर बहुत है। आप जान ही रहे हैं, आप खुद यहाँ पर हैं। तो और हम लोग लगेज के प्रॉब्लम के इतना कोई कपड़ा नहीं लेकर आए, जो पहन के आए हैं बस वही ले आए। बस कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं आप? 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ सर।
सर हमारा अभी आपके दोस्त जो बता रहे थे कि उनमें से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी कुछ महीने पहले ही आए हैं, या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है, वो लोग फरवरी में आए रिसेंटली, उनको कुछ भी नहीं पता खार्किव या यूक्रेन के बारे में। वो लोग वहाँ पे बंकर में फंसे हुए हैं, बिना खाए बिना पिए, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है उनको। उनको हेल्प करनी चाहिए, स्पेशली खार्किव में, स्पेशली बॉर्डर्स में, सुमी और खार्किव स्टेट्स में जो बच्चे हैं उनको स्पेशली यहाँ पे लेके आना चाहिए। खार्किव में क्या बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी? बहुत सारे सर, इतने बच्चे कि लाइक वो 7 to 8 डेज पहले आए, उनको ये तक नहीं पता कि वो पानी कहाँ से भरेंगे, उनको कुछ भी नहीं पता। वो लोग अभी भी बेसमेंट में, उनको बस बोला जा रहा है बेसमेंट में रहो, आप सेफ रहोगे। अरे बेसमेंट में हम कैसे सेफ रहेंगे? अगर खाना खत्म हो गया उसके बाद क्या करने वाले बच्चे? बाहर निकलेंगे। और आज जी लाइक बच्चा शूट हुआ है वहाँ पे। लाइक गवर्नमेंट को इतना दिमाग कि वो लोग कुछ तो कर, स्पेशली जो मेन रीजन है लिविव, यहाँ से निकाल के क्या फर्क पड़ जाएगा? यहाँ से बच्चे खुद जा रहे हैं। हम लोग खार्किव से इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद है, हमें ये तक नहीं पता हम बॉर्डर में पहुँच के हमें निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा? हमें ऑफिशियल्स ने कोई कंफर्म नहीं किया है। हम बस जा रहे हैं कि हाँ चलो निकल जाएंगे, एटलीस्ट यहाँ पे मरने से अच्छा कहीं और देखेंगे। बस इतना हमारा है कि इतने सारे। आप लोग कितने बच्चे यहाँ पर अभी पहुंचे खार्किव से? नियरली 200-300 तक आए होंगे। टोटली 200-300 तक आए होंगे 2-3 दिन में। बस खार्किव में जो बच्चे हैं उनको निकालना चाहिए। एम्बेसी लोग स्पेशली रेलवे वाले से कुछ बात करके खार्किव वाले को निकालना चाहिए, क्योंकि खार्किव में नियरली 2000 to 3000 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, और बहुत सारे छोटे लोग भी हैं। मतलब रिसेंटली आए, कुछ दिन पहले आए। एक इंसान मतलब अपना दोस्त है नवीन नाम से, वो कल कुछ ये भी हुआ है बुरी चीज उसके साथ। इस वक्त कोई और खबर महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो इंडियंस को अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो इन बच्चों की बात है प्रणय, और इसीलिए हम आपको बगैर रोके टोके इन बच्चों की जो भी प्रॉब्लम है, इनका दर्द और उनकी परेशानी बहुत महत्वपूर्ण है। एब्सोल्युटली प्रणय, और इसीलिए कोई और अभी काम नहीं होगा, सिर्फ आप इन बच्चों से बात करेंगे और इन बच्चों की क्या तकलीफ है, ये कहां से कहां तक पहुंचे हैं, आगे कहां पहुंचेंगे। इस वक्त पूरा हिंदुस्तान इनको देख रहा है। प्रणय प्लीज इनको ये बताइए कि इनको पूरा हिंदुस्तान इस वक्त देख रहा है। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि पूरा देश सरकार इस चीज को समझे, इस चीज को देखे जरूर कि ये बच्चे जो हैं कितनी मुश्किल से, कितनी परेशानी के साथ यहां पर पहुंचे हैं, और ऐसे समय में दो मुल्कों की लड़ाई के अंदर कैसे कोलैटरल डैमेज होता है, कैसे तीसरे के घर का नुकसान होता है, ये उसकी क्लासिक कहानी है। नवीन का कोई दोष नहीं था, नवीन की कोई गलती नहीं थी, लड़ाई दो मुल्कों के बीच की थी, और इसमें तीसरा जो है कोलैटरल डैमेज हुआ। क्या नाम है आपका? ताहिर हुसैन। ताहिर कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के रहने वाले हैं। तो ताहिर कब निकले थे वहां से? जी हम लोग वहाँ से 3-3:30 बजे हम लोग को ट्रेन मिली। वहाँ से हम लोग 3:30 बजे के आसपास चले और 18 घंटे की जर्नी करके अब यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। और यहाँ से आगे कहाँ, कौन से बॉर्डर जाना है? जी हम लोग हंगरी का सोचे हैं, हंगरी जाते हैं। वहाँ पर रस कम है सुने, मतलब ये पता चला है, अब देखते हैं वहाँ जाकर पता चलेगा कि क्या माहौल है। अगर ट्रेन जर्नी की मैं बात करूँ तो आप लोगों की ट्रेन जर्नी जो थी वो ट्रेन में दाखिल होने में, क्योंकि मैं खुद आया हूँ कीव से लीव, और हमने पहली चीज बैठने के लिए नहीं मिलता है, खड़े होके कुछ लोग खड़े होके कुछ लोग बैठ के बिना सोए ऐसे ही आए हम लोग। और पूरा अपना सामान के साथ में आप लोग पूरा सामान, कोई सामान नहीं लेके आए, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, और ये बच्चे भी सेफ रहे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपका रुख करूंगी प्रणय, बस एक सेकंड, ये बड़ी खबर दे देती हूँ। दूसरे दौर की जो बातचीत रशिया और यूक्रेन के बीच है वो होने की खबर हमें मिल रही है। कल ये बैठक हो सकती है, यूक्रेन और रूस में दूसरे दौर की बातचीत कल हो सकती है। पोलैंड और बेलारूस बॉर्डर पर दूसरे दौर की बातचीत संभव है। अभी ये जानकारी हमें मिली है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग है मामला, इतना तो समझ में आ रहा है। प्रणय का रुख करते हैं। प्रणय, जरा बच्चों को ये बात जरूर, इन छात्रों को बता दीजिए कि दूसरे दौर की बैठक वहां पर कल संभव हो सकती है। हालांकि इस वक्त ये बच्चे सिर्फ यही चाहेंगे कि अपने माँ बाप की, अपने वतन की आगोश में लौट आए। निश्चित रूप से रुबिका, ये जो परेशान, बिल्कुल ये परेशान बच्चे भी इस चीज का इंतजार करेंगे कि अगर ये शांति की कवायद होती है, अगर कोई रास्ता निकलता है तो निश्चित रूप से इससे इनके जो दोस्त हैं उनके सेफ एग्जिट का रास्ता निकलेगा। आप लोगों ने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, अपने कई सारे अरेंजमेंट्स किए हैं, जो बाकी बच्चे हैं क्या उनको भी आप गाइड कर रहे हैं, उनके साथ टच में हैं जो बच्चे अभी भी खार्किव में हैं? कोशिश तो पूरे कर रहे हैं कि हम उनको बताएं क्या है क्या नहीं है। रास्ते में आज बोल रहे कि में बहुत गंदा हालत होने वाला है,
तो अभी जितने लोग आ सकते थे लेकिन जो भी कॉन्ट्रैक्टर, जो भी उधर सीनियर्स के या जो भी उधर क्या बोलते हैं इंडियन एम्बेसी के एडवाइस जो सेकंड को बदल रहा है, नाउ इट्स बेटर टू गो राइट नाउ, थोड़ी देर के बाद में आता है डोंट स्टे बैक इन द शेल्टर्स। तो ये सब सुन के बच्चे पूरे कंफ्यूज्ड है। थोड़े लोग बोलते हैं ऐसे फेसबुक में पोस्ट डालते, वो लोग जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उधर के फेसबुक में पोस्ट डालते कि ये बोलते हैं आज निकल जाओ, देयर इज अ ट्रेन एट 3 PM, इट्स बेटर टू लीव। लास्ट मिनट में बोलते हैं इट्स ऑन योर ओन रिस्क, और बच्चे नीचे कमेंट में क्या डालते हैं, भैया ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि कोई यूनिफाइड कम्युनिकेशन उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। बच्चे, स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स कुछ और कह रहे हैं, ये सारे तमाम छोटे बच्चे हैं, क्योंकि अगर आप देखा जाए इनमें से कई तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, जिनको ये नहीं पता, वो पहली बार दूसरे मुल्क में हैं, उनको ये नहीं पता कौन सा रिलायबल कम्युनिकेशन है, कौन सा कम्युनिकेशन सही है, नहीं सुबह है। से वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सुबह से एबीपी न्यूज के दर्शकों को सारी चीजें बता रहे हैं। मैं चाहती हूं कि एक बार फिर से 5 बजे हुंकार जो दर्शक देखने के लिए बैठे हैं उनको ये बताएं आप कि आप मौजूद कहां पर हैं, ये बच्चे जहां से आए हैं वो कहां से आए हैं, वो कैसे आप आए हैं, और अब आगे का रास्ता इनका क्या होने वाला है। प्रणय, ये 3 सवाल, 3 बिंदु क्लियर कर दीजिए आप। स्टेट पे हूं, वो जगह है जो कि पोलैंड बॉर्डर से नजदीक है, और यहां से रास्ते जो हैं वो हंगरी बॉर्डर या चेर्नोवेस्ती की तरफ जाने वाला जो रोमानिया का बॉर्डर है उसके पास में जाते हैं। यानी ये वो सबसे बड़ा केंद्र है कि यूक्रेन छोड़ रहे जितने लोग हैं जो कि ईस्टर्न यूक्रेन आ रहे हैं, जो पश्चिमी बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, हर व्यक्ति यहां आ रहा है क्योंकि ये फिलहाल जगह सुरक्षित है, यहां हमले नहीं हो रहे हैं, और इसलिए यहां पर फिलहाल अभूतपूर्व भीड़ है। इस देश की कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं, तस्वीरों में देखी जा और सकती है। रशिया का जो पुरजोर विरोध हो रहा है यूक्रेन में, ये उसको बयां करती तस्वीरें हैं। सबसे पहले उन तस्वीरों को मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। उससे पहले यूक्रेन के कुपियांस्क शहर से रूस के जोरदार विरोध की तस्वीर आई है। वहां पर कब्जा करने की कवायद में रशिया की सेना थी, लेकिन ये देखिए कैसे वहां के लोगों ने पुरजोर विरोध किया है। इनके हाथ में कुछ नहीं है, ना बंदूक है, ना किसी तरह का कोई हथियार है, लेकिन अपने वतन को, अपने जमीन को बचाने के लिए गाड़ियों पर चढ़ गए हैं। शायद उस गाड़ी में सैनिक है। कर्नल दानवीर, ये सैनिक की ही गाड़ी है, लाइट आर्मर्ड व्हीकल है, और इसको चारों तरफ से घेर लिया है पब्लिक ने, और उस पर जैसा आप बता रही हैं कि उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सिंबॉलिक है क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है, और लाइट आर्मर्ड मल्टी टेरेन व्हीकल को तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन इसका जो संकेत है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो संकेत ये देता है कि आम जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है रशियंस के प्रति, और उनको बहुत नफरत है इन लोगों को इस समय इस हालत में डालने के लिए जो रशियंस ने ये कार्रवाई करी है, और ये एक सेंटीमेंट और एक रेजिस्टेंस को शो करता है रशियंस के खिलाफ। जनरल शंकर प्रसाद भी हमारे साथ हैं। कर्नल दानवीर को आप सुन रहे थे। स्कंद दयाल साहब, पूर्व राजनयिक, भी हमारे साथ है। कृति मिश्रा भारतीय छात्रा हैं, यूक्रेन के सूमी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि जनरल प्रसाद का रुख हो जाए। जनरल प्रसाद, आई फेल टू अंडरस्टैंड सर, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। एक तरफ हम कह रहे हैं कि रशिया इतना पावरफुल है कि वो चाहे कि चुटकी में इस पूरे के पूरे यूक्रेन को अपनी मुट्ठी में कर सकता है, दूसरी तरफ ये तस्वीरें आती हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अभी चल क्या रहा है। रशिया चाहे तो कब्जे में कर सकता है, या वो कब्जा नहीं करना चाह रहा है, या फिर यूक्रेन की ये जो तस्वीरें ये बता रही हैं कि हम इतना आसानी से, इट इज नॉट एज इजी एज केक वॉक। देखिए, ये कैलकुलेशन बहुत गलत हुई है। रशिया इस तरह की उम्मीद नहीं कर रहा था। रशिया को ये उम्मीद नहीं थी कि इतने दिन उसको लगेंगे अंदर जाने में। लेकिन दूसरी तरफ से अगर इसको मैं देखता हूँ तो रशिया ये कोशिश कर रहा है कि कीव पर मैं कब्जा भी कर लूँ, वहाँ की सरकार भी बदल दूँ, लेकिन वहाँ की सिविल पॉपुलेशन को ज़्यादा नुकसान ना हो। अब आपने दिखा रहे, जो अभी चित्र दिखा रही हैं आप, उसमें दिख रहा है कि इतने सारे बच्चे, इतने सारे लोग वहाँ पे एक गाड़ी को रोक रहे हैं। हाँ, इस गाड़ी के अंदर हथियार हैं, इस गाड़ी में कहीं ना कहीं मशीन गन जरूर होगी। हाँ। लेकिन वो मशीन गन का इस्तेमाल करके इन बच्चों को नहीं मार रहे, इन लोगों को नहीं मार रहे। तो इससे ये भी लग रहा है कि रशियन आर्मी ये नहीं चाहती कि वहाँ पे लोगों को मारा जाए। उसकी भी वजह है, देखिए रशिया और यूक्रेन के व्यक्ति तकरीबन एक ही एथनिसिटी के हैं, इनकी लैंग्वेज काफी सिमिलर है। बार-बार कह रहे हैं ना कि सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। एक और बड़ी खबर है युद्ध से जुड़ी हुई, यूक्रेन के खार्किव में फिर से हमले शुरू हो चुके हैं।
खार्किव में हमले की ताजा तस्वीरें भी सामने आई है। अब वो तस्वीरें आपके सामने रखना चाहती हूं, देखिए। Сука, по живым, блядь, стреляют, блядь. देखिए, मैं नहीं जानती हूँ कि रशिया जो भाषा है, इस भाषा में क्या कहा जा रहा है, लेकिन हाँ, वो ब्लास्ट देखिए आप, वो देखिए धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। अंदर घबराहट इस आवाज की महसूस की जा सकती है। ये घरों में मौजूद हैं और बाहर लोग देखिए हमले हो रहे हैं। यूक्रेन में ये मौजूद जो लोग हैं वो ग्रेनेड अटैक से बचकर निकल रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं, पहली तस्वीरें फर्स्ट ऑन एबीपी न्यूज। ये तस्वीरें आप देखिए, खार्किव में एक बार फिर से हमले शुरू हो चुके हैं और ये यूक्रेनियंस आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये स्ट्रीट पर, सड़कों पर मौजूद है। किसी के हाथ में पोस्टर था, किसी के हाथ में कोई शीट थी, लेकिन इस वक्त धमाका होता है, ग्रेनेड अटैक होता है और उसी धुएं के गुबार से निकलते हुए आपको ये तमाम सिविलियंस नजर आ रहे हैं। भागम भाग मची हुई है, अफरा तफरी मची हुई है। ये खार्किव की हमले की तस्वीरें हैं। और स्कंद दयाल साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। स्कंद दयाल साहब, दूसरे दौर की बैठक शुरू हो रही है, लेकिन हमले अभी रुके नहीं हैं। Where does it go? कहां जाता है ये मामला? प्रेसिडेंट पुतिन और रशिया का तो यही उद्देश्य है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और उन्होंने डराने की बहुत कोशिश की है यूक्रेन की जनता को, यूक्रेन की आर्मी को। उनका तो ये असेसमेंट था कि दो दिन में यूक्रेन की आर्मी घुटने टेक देगी और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की एक संवाद के लिए राजी हो जाएंगे। वो तो हुआ नहीं। अब जो कल बातचीत हुई उसके बाद कुछ आशा की किरण इसलिए थी कि आगे बातचीत के लिए दोनों पक्ष तैयार थे और कुछ इस तरह का भी स्टेटमेंट आए कि कुछ मुद्दों पर शायद थोड़ा कन्वर्जेंस की उम्मीद है। तो जो दूसरे चरण की बातचीत हो रही है मुझे लगता है ये अच्छा स्टेप है। सब पत्ते इस समय प्रेसिडेंट पुतिन के हाथ में है। इस पूरे विवाद की चाबी प्रेसिडेंट पुतिन के हाथ में है। वो चाहे तो कल कीव पे हमला कर सकते हैं। अभी उनकी 3 दिन से फौजें रुकी हुई हैं और वो प्रेशराइज कर रहे हैं प्रेसिडेंट। Ukrainian choice for Europe from you. I have मैं सर बस ये दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जहाँ कुछ देर पहले आपकी तस्वीर दिख रही थी, अब वहाँ ज़ेलेंस्की की यूक्रेन के राष्ट्रपति की तस्वीर दिख रही है। Bombardments, and this morning was a very tragic one for us. 2 cruise missiles hit Kharkiv, the city which is located to the borders of the Russian Federation. There were always many Russians there, and they're always friendly. There were warm relations there. More than 20 universities are there. It's the city that has the largest number of universities in our country. The youth is bright, smart there. The people who gathered there all the time and was gathering there all the time for celebrating all celebrations on the largest square in our country, the Freedom Square, and this is the largest square in Europe, and that's true. This is called the Freedom Square. Can you imagine this morning 2 cruise missiles hit this Freedom Square, dozens of killed ones. This is the price of freedom. We are fighting just for our land and for our freedom, despite the fact that all large cities of our country are now blocked. Nobody is going to enter and intervene with our freedom and country. And believe you me, every square of today, no matter what it's called, it's going to be called, as today, Freedom Square in every city of our country. Nobody's going to break us. We're strong. We're Ukrainians. We have a desire to see our children alive. I think it's a fair one.
yesterday, 16 children were killed. Again and again, President Putin is going to say that is some kind of operation and we are hitting a military infrastructure. Where are our children? What kind of military factories do they work at? What tanks are they going with? Or launching cruise missiles? He killed 16 people just yesterday. Dear, our people are very much motivated, very much so. We are fighting for our rights, for our freedoms, for life, for our life. And now we're fighting for survival. And this is the highest of our motivation. But we are fighting also to be equal members of Europe. I believe that today we are showing everybody that's exactly what we are. The European Union is going to be much stronger with us, so that's for sure. Without you, Ukraine is going to be lonely, lonesome. We have proven our strength. We have proven that as at a minimum, we are exactly the same as you are. So do prove that you are with us. Do prove that you will not let us go. Do prove that you indeed are Europeans. And then life will win over death and light will win over darkness. Glory be to Ukraine. लेकिन इस वक्त जो तस्वीर सच्चाई बयां करती है वो ये तस्वीर है जहां बॉम्बार्डमेंट होता है, जहां पर एक के बाद एक बॉम्ब गिराए जाते हैं। 2 मिसाइल्स जो हैं आज सुबह इसी इलाके में, और ये वो तस्वीर उस वक्त की, ये वो फ्रीडम स्क्वायर है। इसी हमले में, इसी तरह के एक हमले में हमारे भारतीय हिंदुस्तानी छात्र की मौत हुई है। ये तस्वीरें बयां कर रही है और इन्हीं तस्वीरों का जिक्र करते हुए आज ज़ेलेंस्की ने कहा कि आप बताइए कि क्या मैं यूरोप का, यानी ये जो यूक्रेन है वो यूरोप का इक्वल मेंबर नहीं है, और अगर है तो आपको साबित करना है। वो सब बैठे हुए थे, बड़ा सा हॉल, लबालब लोगों की मौजूदगी वहां पर, और कहीं किसी एक कोने से यूक्रेन के, जहां पर हो सकता है अभी बॉम्बार्डमेंट हो रहा हो, जहां पर हो सकता है कि मिसाइल अटैक्स अभी हो रहे हो रशिया की तरफ से, वहां किसी बंकर में शायद बैठे हुए थे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, और वो संबोधित कर रहे थे। और फिर जब उन्होंने अपनी बात खत्म की तो स्टैंडिंग ओवेशन जो है वो यूरोपियन यूनियन के इन तमाम मुल्कों की तरफ से, उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से दिया गया। लेकिन अब मेरा कहना यह है कि इससे होगा क्या? ये जो खड़े होकर आपने ताली बजा दी और आपने ये कह दिया ज़ेलेंस्की की तरफ से कि साबित करो कि आप मेरे साथ हो, ताली बजाकर नहीं साबित हो सकते ना। देखिए, जियोपॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी काइनेटिक ऑपरेशन से एग्जीक्यूट की जा रही है। आज 6ठा दिन है, रशिया ने बहुत भारी मिलिट्री इन्वेस्टमेंट कर दिया है यूक्रेन के अंदर, और आज ही उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि जब तक हम अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर लेंगे हम यूक्रेन से बाहर जाने वाले नहीं। तो आपका जो सवाल है कि इस ताली से क्या होगा, इस ताली से एक्चुअल में कुछ नहीं होगा। सिर्फ इमोशनल एक कॉर्ड स्ट्राइक करने की बात करी है ज़ेलेंस्की ने, और ज़ेलेंस्की ने इस चीज़ को जोर दिया है कि हम अपनी ज़मीन को आपके हवाले नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ये सवाल है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या पुतिन ने इस तरीके की मंशा दिखाई है कि हम आपके मुल्क को कब्जाने आए हैं, या वो यहाँ पे यूक्रेन को डीमिलिटराइज और डीनाजीफाई करने, कोट इसका भी जिक्र हुआ, ये करने आए? इसका भी जिक्र हुआ। ये सवाल मुझे लगता है जनरल प्रसाद आपने समझ दिया होगा जो कर्नल दानवीर कहना चाह रहे हैं, और इसी का जिक्र अभी कर रहे थे ना ज़ेलेंस्की। क्या आप ये कह रहे हैं कि डीमिलिटराइजेशन करने के लिए मैं आया हूं, तो 16 बच्चे क्यों मारे जाते हैं आज ही के उस हमले में? और ये देखिए फ्रीडम स्क्वायर पे जो अटैक हुआ उसके बाद की ये तस्वीरें आई हैं। एबीपी न्यूज के तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि आज सुबह 2 मिसाइलों से इस पूरे इलाके को दागा गया, और उसके बाद की ये तस्वीर आपके सामने है। इसी का जिक्र कर रहे थे ज़ेलेंस्की अभी कुछ मिनटों पहले, और ये कह रहे थे कि खार्किव में ये जिस तरीके
तरीके का इलाका है। इसको फ्रीडम स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसी फ्रीडम स्क्वायर पे सोचिए अटैक होता है रशिया की तरफ से, और रशिया ये कहता है कि हम तो यहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हमें अपना एक मोटिव अचीव करना, और मोटिव क्या है? डीमिलिटराइज करने का मोटिव है। और अभी एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए यहां से हमारा ताल्लुक और स्ट्रॉन्ग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहीं आज इसी तरह के एक अटैक में हमारे भारतीय नवीन की मौत हो गई है। अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन के परिवार वालों से बात की है, मारे गए छात्र नवीन के पिता से बातचीत की। पीएम मोदी ने पिता को ढांढस बंधवाया और उनके सामने जो है वो दुख जताया है। पीएम मोदी ने मारे गए छात्र नवीन के पिता से बातचीत की है। कुछ दिनों पहले नवीन के पिता की वीडियो कॉल के जरिए नवीन से बातचीत हुई थी, वो तस्वीरें आपने भी देखी होगी। और कहा यह जाता है कि नवीन बहुत ही मिलनसार बच्चा था। अक्सर जो छात्र डर जाते थे अपने बंकर से बाहर निकलने के लिए, नवीन उनकी सहायता करते नजर आते थे। नवीन अक्सर उनके लिए खाना लेने के लिए या कोई साजो सामान लेने के लिए बंकर से बाहर निकलते थे। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। जनरल प्रसाद, कर्नल दानवीर जो ये कह रहे हैं डीमिलिटराइजेशन के लिए रशिया पहुंचा है, कब्जा करने के लिए नहीं। आपका इस पर क्या कहना है? आपकी राय क्या है? मेरा मानना यह है कि रशिया चाहता है कि वहां की सरकार बदली जाए। वहाँ की डीमिलिटराइजेशन लफ्ज़ मैं नहीं कहना चाहता, मैं कहूँगा वहाँ की सरकार बदलनी चाहिए। ये पुतिन का इरादा है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनको हटा के ऐसे हेड ऑफ द स्टेट को बनाया जाए जो कि प्रो रशिया हो, जो कि रशिया की मानेगा, जो कि यूरोपियन यूनियन को में ज्वाइन करने से नहीं कहेगा। जी क्या मुझे यही तो दिख रहा है। और जो आप कहती है लगातार, और मैं भी इसको बड़ा दुख से कह रहा हूँ, बड़े दुख से कह रहा हूँ कि दो क्रूज मिसाइल फायर हो गए या 2 आर्टिलरी शेल फायर हो गई, वहाँ कुछ नाश हो गया। देखिए रूबिका जी, अगर आर्टिलरी का इस्तेमाल होता है तो 2-2 शेल से नहीं होता है। आर्टिलरी और क्रूज मिसाइल का जब इस्तेमाल होता है तो 2 क्रूज मिसाइल से नहीं होता है। आर्टिलरी वो ताकत रखती है कि पूरी बिल्डिंग को मिनटों में जीरो कर दे। सर वो अभी तक नहीं हुआ है, जहां भी हुआ है वो। सर मुझे थोड़ा और आसान शब्दों में आपको समझाना होगा, लेकिन उससे पहले कर्नाटक के छात्र थे नवीन और उनकी मौत हो गई है, और कर्नाटक के सीएम इस वक्त क्या कह रहे हैं? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ। ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ। हाँ सर, पहले आप अपनी बात रख लीजिए जनरल प्रसाद। अब मैं फिर समझने की कोशिश कर रही हूँ, आप क्या कह रहे हैं? देखिए अगर आप सुने तो मैं बताऊं ना, आप तो 2 मिनट में रोक देती हैं। खैर कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है कि आर्टिलरी का सॉरी देखिए जो आर्टिलरी होती है ना वो एरिया वेपन होता है। आर्टिलरी वेपन आपने याद होगा जिस तरह से कारगिल में बोफोर्स गन को फायर किया गया था। आर्टिलरी कैन फायर फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ टारगेट। अगर ये जो बिल्डिंग आप दिखा रही है ना, इसको 5 मिनट में आर्टिलरी जीरो कर सकती है। वो 2 शेल नहीं फायर कर सकती। फिर जब हम लड़ाई के मैदान में जाते हैं, जब खुले मैदान में लड़ाई होती है तो उस समय आर्टिलरी का फायर फॉर इफेक्ट होता है, पूरा टारगेट न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, फिर उस जगह जाया जाता है। लेकिन वो नहीं हो रहा है अभी। ये जो दो राउंड फायर होते हैं या 2 क्रूज मिसाइल फायर होते हैं, इससे ये साबित होता है कि हम चाहते हैं कि कम से कम लोगों का नुकसान हो, लेकिन बिना नुकसान करे तो कोई मानेगा नहीं। बिल्कुल ये जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ये मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर्स की है और एक हेलीकॉप्टर पानी के अंदर क्रैश होता दिख रहा है। दूसरा हेलीकॉप्टर, तीसरा हेलीकॉप्टर, ये देखिए एक के बाद एक। ये हेलीकॉप्टर जो है ये फ्लेयर्स फेंकते हुए जा रहे हैं, बेसिकली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को रोकने के लिए। और ये आप देखिए कि कैसे ये पानी के अंदर गिरा है ये हेलीकॉप्टर। और ये कब की तस्वीर है ये तो शायद मालूम नहीं है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये एक
पूरी फ्लाइट दिख रही है, काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर है, उसमें से एक हेलीकॉप्टर जो है सरफेस में जाके गिरता है और उसके पीछे जो दूसरा ट्रेलिंग हेलीकॉप्टर है वो भी कोई ज़्यादा सरफेस से ऊपर नहीं है, उसका क्या हश्र हुआ वो तो नहीं कह सकते। ये हेलीकॉप्टर इतना पानी ये पानी के सरफेस स्कीमिंग कर रहे हैं, ये बेसिकली बहुत ही लो सतह पर फ्लाई कर रहे हैं जिससे कि दुश्मन का फायर उनके ऊपर आसानी से ना हो पाए, रेडार्स को इवेट कर सके। मेरे ख्याल से ये शायद ये पुरानी तस्वीरें हैं, ये नई तस्वीरें मेरे को नहीं लगती हैं। ये 24 तारीख की तस्वीर है। जी हाँ, बिल्कुल हाँ, क्योंकि वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि अभी इस समय एयर डिफेंस पूरी तरह सप्रेस हो चुका है और जो ये फ्लेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी इसका कोई लॉजिक नहीं है। फ्लेयर्स इस्तेमाल क्यों होती है? फ्लेयर्स हीट सीकिंग मिसाइल्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती है। अगर कोई हीट सीकिंग मिसाइल इनके ऊपर, हेलीकॉप्टर के ऊपर फायर करे तो वो फ्लेयर्स पे जाके फट जाएगी और हेलीकॉप्टर बच जाएगा। ये किस देश के हेलीकॉप्टर हैं? ये रशियन हेलीकॉप्टर्स हैं और ये किसी हिट की वजह से नहीं गया है। देखिए, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो इसमें कहाँ होराइजन है ये आप नहीं बता पाएंगी, क्योंकि वेदर जो है जैसा है और पानी जो है, होराइजन मर्ज हो रहा है। तो जब आप पायलट की सीट पर बैठे होते हैं और बहुत लो लेवल पर फ्लाइंग करते हैं तो ये होराइजन को आइडेंटिफाई करने में कई बार पायलट एरर होता है। ये पायलट एरर वाला वो है, ये कोई एनिमी एक्शन की वजह से ये एयरक्राफ्ट जो है किसी एनिमी एक्शन के तहत ये हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया हो पानी में, ऐसा लगता नहीं है। कर्नल दानवीर हमको ये बता रहे हैं, लेकिन ये 24 फरवरी को रूसी हेलीकॉप्टर जो एक्सीडेंटली पानी में गिर गया था, ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है। अभी देखिए, ये तो कोई नहीं बता सकता है क्योंकि कभी भी ऐसा कुछ अटैक, कोई हमला होता है तो उसकी पूरी एक जांच होती है, उसके बाद ही आप पता लगा सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी खार्किव हमले में एक और तस्वीर सामने आ रही है। ये जो जनरल प्रसाद कह रहे हैं कि आपको अगर नेस्तनाबूद करना होता तो आप चुटकी बजाते और नेस्तनाबूद हो जाता, ये लेकिन वैसा दिख नहीं रहा है। देखिए, जो जनरल प्रसाद कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई एरिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये न्यूट्रलाइज करने वाला फायर नहीं है, ये सप्रेशन फायर भी नहीं है और डिस्ट्रक्टिव फायर तो किसी भी हालत में नहीं है। ये मिलिट्री टर्म्स हैं। वैसे तो डिस्ट्रक्शन है, ये डिस्ट्रक्शन है, पर डिस्ट्रक्टिव फायर के लिए तो पूरा ये रेत में तब्दील हो जाएगा। दैट इज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। ये फायर है अल्टीमेटली, जो भी है, चाहे वो क्रूज मिसाइल है, चाहे वो हवा से फेंका हुआ बम है, जो भी है, ये एक एक्सप्लोजन हुआ है और ये फैक्ट है कि यहाँ पर सिविलियंस मारे गए हैं। और जिस तरीके से जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर ने ये वीडियो को ट्वीट किया और बोला कि इसी एक्सप्लोजन में नवीन मारा गया है, ये आप ही के चैनल पे चलाई गई ये खबर है। उससे जब बात हो रही थी पिछले उसमें, तो वो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि इसी एक्सप्लोजन के अंदर नवीन मारे गए हैं। और ये पीछे बिल्डिंग जो है, ये एज पर द स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर जिससे के साथ आपके चैनल पे बात हो रही थी कि ये गवर्नर हाउस की ये बिल्डिंग है और उसका पीछे वाला इलाका है, यहीं पर ही नवीन के ऊपर हादसा हुआ है। क्यू में खड़े हुए थे, सामान लेने के लिए पहुंचे थे, जैसे हमारे यहाँ रिलायंस अगेन रिएटरेटिंग कि ये उसी लड़की का ये बयान है जिसने ओके, मैं रुक रही हूँ कुछ देर के लिए, लौटते हैं। ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं, लेकिन देखिए, घबराने से काम नहीं होगा। हम भावुक देश हैं, लेकिन हमें दिमाग से भी काम लेना होगा। इन दोनों चीजों को साथ रखकर हमें आगे बढ़ना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।